25 फरवरी 2026 भारत के विशाखापट्टनम बंदरगाह से एक नौसैनिक युद्धपोत अपने मुल्क की तरफ रवाना होती है, जिसका नाम था आइरिस डेना। ये जहाज महज 10 दिन पहले भारत के एक इंटरनेशनल नेवल एक्सरसाइज मिलन समारोह में शामिल होने आई थी, जिसमें सिर्फ यही नहीं बल्कि दुनिया भर के 70 से ज्यादा मुल्कों के नौसैनिक मिलकर इस मिलन समारोह में भारत के साथ हिंद महासागर में युद्ध अभ्यास करने आए थे। और आज पूरे 10 दिन बाद ये युद्धपोत अपने वतन वापस लौट रहा था। इसमें मौजूद करीब 180 क्रू मेंबर्स अपने मुल्क जाने की खुशी में मसरूफ। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनकी ये खुशी बहुत जल्द एक मातम में तब्दील होने वाली थी। कोई था जो भारतीय सीमा क्षेत्र के बाहर बेसब्री से उनका इंतजार कर रहा था, और वो चीज थी अमेरिकी सबमरीन, जो इनके साथ कुछ ऐसा कर देती है जिससे ये युद्धपोत हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में एक इतिहास बन गया। और इसमें मौजूद 180 में से 106 क्रू मेंबर्स महासागर के लहरों के बीच लापता हो गए, और बाकी बचे खुशे लोगों को श्रीलंकन नेवी ने काफी जिद्दोजहद के बाद ढूंढ कर निकाल तो लिया, लेकिन इस हमले ने अपने पीछे कई सवाल खड़े कर गए। एक वारशिप जिसका काम था दुश्मन के जहाजों को लंबी दूरी से ध्वस्त कर अपने साथी जहाजों की रक्षा करना, आखिर क्यों वो खुद की रक्षा करने में असमर्थ रहा? और आखिर भारत की ऐसी क्या मजबूरी थी जो भारत अपने डूबते हुए अतिथियों को बचाने के बजाय उन्हें उनके हालात पर छोड़ने पर मजबूर था? डीएमटी के इस एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ईरान चारों तरफ से ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और ये पहाड़ियां सदियों से ईरान की हिफाजत एक किले की दरमियान करती आ रही हैं। जब 1980 में इराकी फौज ने यहाँ पर हमला किया था, उस वक्त वेस्टर्न रेंज की जेगरस माउंटेन्स इराक के आगे एक ऐसी दीवार की तरह पेश आई जिससे उनकी सप्लाई लाइन लगातार बार बार टूटती रही। जंगी तोपें और हथियार इन पहाड़ियों के सामने बेकार साबित हुए, और इन्हीं पहाड़ियों के कारण इराक को 8 साल संघर्ष करने के बाद भी हार का सवा चखना पड़ा था। और उन्हीं पहाड़ियों में से एक मशहूर पहाड़ जिसका नाम है माउंटेन डेना। ये पहाड़ियाँ ईरान की दुश्मनों से सिर्फ इनकी हिफाजत ही नहीं करती, बल्कि यहाँ की आवाम और हुकूमत कुदरत के इस नायाब तोहफे का इस्तेमाल करना बखूबी जान चुकी है। ईरान हमेशा से अरब नेशन का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरने का ख्वाब देखता आ रहा है, और शक्ति का ताल्लुकात परमाणु हथियार से है। जबकि दूसरी तरफ दुनिया के 2 सुपर पावर नेशन ये हरगिज नहीं चाहते कि ईरान ऐसी कोई चीज बनाए, जिसके लिए इजराइल यहाँ 1980 से आज तक कई बार हमला करके यहाँ के परमाणु ठिकाने को कई बार बर्बाद करने की कोशिश की है, जिससे तंग आकर यहाँ की हुकूमत इन पहाड़ियों को ही अपना ढाल बना लिया। इन पहाड़ियों के नीचे बने इन सुरंगों की गहराई इतनी है कि दुनिया का कोई भी मिसाइल अंदर बने टनल तक नहीं पहुंच सकता, और ईरानी हुकूमत अपने दुश्मनों से छुपकर कई दशकों से अपना न्यूक्लियर हथियार यहाँ बनाने में लगी है, जिसको दुश्मन कभी चाह कर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जब अमेरिका और इजराइल इन माउंटेन्स के बीच बने न्यूक्लियर साइट्स को ध्वस्त करने में असफल हुए, तो अमेरिका हजारों तरीके से ईरान पर सैंक्शंस लगा दिया, ताकि ईरान की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो जाए कि ईरान खुद ही इस प्रोजेक्ट को बंद कर दे। और इस तरीके ने ईरान को काफी नुकसान भी पहुंचाया। दशकों से अमेरिकी सेक्शंस के बोझ तले दबा ईरान की हालत इस कदर हो चुकी थी कि दुनिया भर में 6ठा सबसे ज्यादा तेल के भंडार होने के बावजूद भी ईरान अपना तेल कोई दूसरे मुल्क को नहीं बेच सकता था, और न ही दुनिया के तमाम मुल्कों के साथ व्यापार कर सकता था, जिससे ईरान की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर होने लगी। दूसरी तरफ पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये ईरान की सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है, जहां से दुनिया के तमाम मुल्कों की जरूरतों को पूरा करने के लिए दुनिया का 20% से ज्यादा कच्चा तेल इसी इलाके से होकर गुजरता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और पर्शियन गल्फ ये ईरानी टेरिटरी तो है, लेकिन इस इलाके को कंट्रोल करने के लिए ईरानी नेवी के पास कोई मॉडर्न शिप्स नहीं थी। ईरान की सारी जहाजें और हथियार पुराने और आउटडेटेड हो चुके थे, जो मॉडर्न मिसाइल्स और ड्रोन के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकते थे, जिससे ईरानी नेवी सिर्फ
कोस्ट डिफेंस तक ही सीमित थी। ऐसे में अपने इलाके में दबदबा बनाने के लिए ईरान को जरूरत था एक ऐसे युद्ध पोत की जिससे ईरानी नेवी अपने टेरिटरी में डोमिनेट कर सके और दुश्मन को रोक सके। लेकिन अमेरिकी सेक्शन की वजह से ईरान इस तरह के जहाज न ही किसी दूसरे मुल्क से खरीद सकता था और न ही ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो दुश्मन के आधुनिक जहाज के सामने कारगर साबित हो सके। इसलिए ईरान को कैसे भी करके अपना खुद का जंगी जहाज बनाना था जो ईरान की जरूरतों को पूरा कर सके और ईरानी नेवी को दुश्मन के सामने खड़ा होने के लिए सक्षम बना सके। और ऐसा ही हुआ। दशकों से अमेरिकी सेक्शंस के मार खाने के बावजूद जब 2015 में ईरानी इंजीनियर्स ने खुद के रिसर्च और स्वदेशी टेक्नोलॉजी के बदौलत जब अपना मोजेक क्लास का डिस्ट्रॉयर शिप बनाया तो उसका नाम इन्हीं पहाड़ियों के ऊपर आयरिस देना रखा गया। ये जहाज जवानी की आधुनिकता को ध्यान में रखकर बनाया गया था। खास कर इस जंगी जहाज को दुश्मन जहाजों पर हमला और हवाई हमलों से रक्षा करने के लिए बनाया गया था। इस जहाज में दुश्मन के पनडुब्बी को मार गिराने की भी क्षमता थी, जिसके लिए इसमें एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिसाइल के साथ साथ टोरपीडो गन कैनाल और रेडार सर्विलेंस सिस्टम भी लगे हुए थे, जिससे ये लंबी दूरी से दुश्मन के जहाजों को और उनके पनडुब्बियों को ध्वस्त कर सकता था। आयरिस देना ये सिर्फ एक वारशिप नहीं था, ये ईरान की वो जीत थी जो दुनिया के तमाम सेक्शन के बावजूद समुद्र पर खड़ी हो गई। अब ईरान दुनिया के तमाम मुल्कों के साथ समुद्र पर अपना दबदबा कायम करने में सक्षम हो चुका था। इस जहाज के आ जाने से ईरानी सैनिक अपने इलाके की सुरक्षा करने के साथ साथ मित्र देशों के साथ युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेने में भी सक्षम हो चुकी थी। भारत 1995 से ही हिंद महासागर में कई देशों के साथ मिलकर यहां हर साल युद्ध अभ्यास करता है, जिसका उद्देश्य फ्रेंडली देशों के बीच नेवल कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करना है और इंडो पैसिफिक रीजन में स्टेबिलिटी मेंटेन करना, ताकि युद्ध जैसे स्थिति में कोऑर्डिनेशन मजबूत रहे। इंडिया ने इसे खासकर इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को बैलेंस करने के लिए शुरू किया था, जिसमें शुरुआत के दिनों में सिर्फ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ही शामिल होते थे। लेकिन बीतते वक्त के साथ इसमें दुनिया के कई और मुल्क ने भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया था और 2026 के मिलन समारोह में यूरोप, एशिया और अफ्रीका को मिलाकर 70 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया था और उन देशों में अमेरिका और इजराइल भी शामिल थे। ईरान इस नेवल एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के लिए अपने 2 डिस्ट्रॉयर शिप के साथ आया था, जिसमें से एक आयरिस देना भी था। आयरिस देना पर तकरीबन 180 के लगभग क्रू मेंबर्स मौजूद थे, जो फरवरी के मिड यानी लगभग 22 फरवरी को इंडिया के विशाखापट्टनम बंदरगाह पर पहुंचे। लेकिन इनके पहुंचने के कुछ ही दिनों बाद 28 फरवरी को ईरान और यूएसए के बीच वार शुरू हो जाती है और यूएसए का सैटेलाइट और सर्विलेंस सिस्टम इस शिप को ट्रैक करने लगता है। चूँकि ये नौसैनिक युद्धपोत किसी गैर मुल्क में युद्ध अभ्यास करने आया था, जिसकी वजह से ये शिप कॉम्बैट मोड में नहीं था, इसके ऊपर मौजूद वेपन्स ऑपरेशनल मोड में नहीं थे और ये समय इस शिप का सबसे वीकेस्ट पॉइंट था, जिसकी मूवमेंट यूएस ने भी सर्विलांस सिस्टम काफी पहले से करती आ रही थी और इस मौके का पूरा फायदा अमेरिकी सबमरीन को मिला। जैसे ही ये शिप भारतीय सीमा क्षेत्र से निकलती है, एक टोरपीडो सीधा इस जहाज से टकराती है और ये शिप डूब जाती है और अमेरिका इस जीत की प्रचार दुनिया भर में करता है कि कैसे उसने एक ऐसी जहाज को निशाना बनाया जिसका संबंध इस जंग से था ही नहीं और न ही ये जहाज जंग के लिए तैयार था। लेकिन इस जंग के पीछे का कारण यह जहाज नहीं बल्कि एक ऐसी चीज है जिसे खुद कभी यूएसए और इजराइल ने ही ईरान को गिफ्ट दिया था, ताकि ईरान और अमेरिका की दोस्ती और मजबूत और गहरी हो सके, और वो चीज का संबंध था परमाणु हथियार से। लेकिन सवाल ये है, आखिर अमेरिका इजराइल को ये टेक्नोलॉजी क्यों दिया था और आखिर समय के साथ ऐसा क्या बदल गया जो इनके दोस्ती के बीच इतनी बड़ी और गहरी दरार पैदा कर दिया। आज जिस न्यूक्लियर प्रोग्राम पे एतराज किया जाता है वो इजराइल और अमेरिका ने ही ईरान को गिफ्ट किया था। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इन मुल्कों के लीडर्स के बीच की दोस्ती इतनी गहरी थी कि दोनों छुप छुप कर मिला करते थे, गिफ्ट शेयर होते थे और सीक्रेट एग्रीमेंट्स भी साइन करते थे। यहाँ तक कि इन लोगों की दोस्ती की मिसालें दी जाती थी। इस दोस्ती की जड़ों को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, जब मिडिल ईस्ट बिल्कुल मुख्तलिफ दिखता था। यहाँ पहले ओटोमन एम्पायर यानी सल्तनत उस्मानिया का राज था
जो 1922 में वर्ल्ड वार 1 के बाद खत्म हो गया। ओटोमन एम्पायर के खत्म होने के बाद यहाँ ब्रिटेन की हुकूमत कायम हो गई और अरब नेशनलिज्म बढ़ रहा था। अरब्स ताजे ताजे ओटोमन एम्पायर की सल्तनत से आजाद हुए थे और वो अपना अलग मुल्क बनाना चाहते थे। बल्कि वर्ल्ड वार 1 में ओटोमन एम्पायर के हारने की एक वजह यह भी थी कि अरब्स ने अंदर ही अंदर ब्रिटेन का साथ दिया था इस वादे पर कि आजादी के बाद उनको अपना अलग मुल्क बनाने दिया जाएगा। लेकिन इस इलाके में ब्रिटेन और अरब्स के अलावा एक ताकत ऐसी बची थी जिसको अरब नेशनलिज्म से काफी मसला था और वो मुल्क था ईरान। उस वक्त ईरान एक पावरफुल मुल्क था और यहाँ के लोग अरब्स को कमतर समझते थे। ईरान के शाह को लगता था कि अगर अरब मुल्क सारे एक हो गए तो वो ईरान के लिए खतरा बन सकते हैं, क्योंकि पर्शियन गल्फ में उस वक्त सिर्फ ईरान का दबदबा था। जो अरब्स के एकजुट हो जाने से एक तो पर्शियन गल्फ में ईरान का होल्ड डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि अरब्स ने पहले ही इसको पर्शियन के बजाय अरेबियन गल्फ कहना शुरू कर दिया था, और दूसरा ईरान में मेजोरिटी शिया मुस्लिम थे और अरब सुन्नी मुस्लिम। हालांकि ये दोनों मुसलमान ही हैं, लेकिन हिस्ट्री में देखा जाए तो इन दोनों के दरमियान एक खामोश मुकाबला हमेशा से रहा है कि इस्लाम को रिप्रेजेंट कौन करेगा। शाह ऑफ ईरान मोहम्मद रजा पहलवी को डर था कि सुन्नी मुसलमान का इन्फ्लुएंस कहीं बढ़कर ईरान तक न पहुंच जाए और उनसे उनका तख्त छीन न लिया जाए। पर कौन जानता था कि मिडिल ईस्ट में अकेले पड़ जाने वाले ईरान को एक बेहतरीन दोस्त मिलने वाला है। ईयर 1948 वो ऐतिहासिक साल जब यूनाइटेड नेशन के ऐलान के बाद जीव्स जाति के लिए एक अलग मुल्क का निर्माण हुआ, इजराइल। इजराइल के बनते ही अरब मुल्कों को लगा कि ये फिलिस्तीनियों के साथ ज्यादती हुई है, जिसकी वजह से उन्होंने इजराइल पर हमला कर दिया। यह जंग जहां इजराइल के वजूद के लिए खतरा बनी, वहीं इजराइल के शाह के लिए अरब से छुटकारा पाने का एक रास्ता भी बन बैठी। हकीकत में ईरान को स्टेट ऑफ इजराइल से उतना मसला नहीं था जितना अरब मुल्कों के बढ़ते हुए असर से था। यानी जब अरब फिलिस्तीन के हक के लिए लड़ रहे थे, उस वक्त ईरान का झुकाव इजराइल के तरफ था। दूसरी तरफ इजराइल को भी यह महसूस होने लगा कि उसे दुश्मन पड़ोसियों के बीच एक नॉन अरब दोस्त की जरूरत है। इसी के चलते इजराइल के पहले प्राइम मिनिस्टर डेविड वन कोन ने एक एस्थेटिक पॉलिसी बनाई जिसे पेरीफेरल डॉक्ट्रिन कहा जाता है। उनका कहना था क्योंकि इजराइल एक छोटी सी स्टेट है जो चारों तरफ से अरब मुल्कों से घिरी हुई है, तो हमें अपने दुश्मन के पड़ोसियों से दोस्ती करनी चाहिए। और उस वक्त अरब का सबसे बड़ा और सबसे अहम पड़ोसी था ईरान। यही वो इजरायली पॉलिसी थी जिसने ईरान और इजराइल के बीच दोस्ती की पहली बुनियाद रखी। वन कोइन की इस पॉलिसी का सबसे पहला और सबसे बड़ा नतीजा 1950 में सामने आया, जब टर्की के बाद ईरान वो दूसरा मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्क था जिसने ईरान को डिफेक्टो तौर पर एक्सेप्ट कर लिया। ईरान ने स्विट्जरलैंड की हुकूमत के जरिए इजराइल को एक फॉर्मल लेटर भेजकर न सिर्फ उन्हें एक्सेप्ट किया बल्कि दोस्ती के लिए हाथ भी बढ़ाई। ये एक ऐसा खुफिया एग्रीमेंट था जिसके बारे में सबको मालूम था, यानी कि ओपन सीक्रेट। दुनिया को लगता था कि ईरान इजराइल को नहीं मानता, मगर हकीकत में शाह ऑफ ईरान ने इजरायली एम्बेसी को तेहरान में खोलने की इजाजत दे दी थी। तेहरान में इजराइल का एक बहुत बड़ा ऑफिस खोला गया जो बिल्कुल किसी एम्बेसी की तरह काम करता था, मगर उसके बाहर ना इजराइल का झंडा था और न ही एम्बेसी का वर्ड लिखा था। लोग जानते थे कि यह एक इजराइल का मिशन है, मगर ऑफिशियल तौर पर इसे इजरायली ट्रेड ऑफिस कहा जाता था या कभी कभार कुछ और। ईरान और इजराइल ने एक दूसरे का कितना और किस किस मौके पर साथ दिया, यह जानने से पहले समझते हैं आखिर शाह ऑफ ईरान ने मुस्लिम मुल्क होते हुए इजराइल का साथ क्यों दिया। इसके पीछे एक नहीं बल्कि 3 बड़े कारण थे। पहला, शाह अपने मोनार्की को मजबूत करना चाहते थे और ईरान को एक मॉडर्न, पावरफुल और इंडस्ट्रियल स्टेट बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्हें मॉडर्न टेक्नोलॉजी और काफी पैसों की जरूरत थी जो इजराइल उन्हें दे सकता था। दूसरा, ईरान के शाह को इजिप्ट के जमाल अब्दुल नासिर से डर लगता था जो अरब नेशनलिज्म का परचम लहरा रहे थे।
शाह को वैसा लगता था कि उनका अगला निशाना ईरान हो सकता है। इस डर ने उन्हें इजराइल की तरफ झुकने पर मजबूर कर दिया। पर सबसे अहम वजह थी शाह ऑफ ईरान का अमेरिका के बेहद करीब होना। 1953 में ईरान के प्रधानमंत्री मुसादिक ने शाह की हुकूमत उनसे छीनने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त अमेरिका ने ही अपने खुफिया एजेंट्स के जरिए शाह की मदद की और उनके तख्त को बचा लिया। इस वाकया के बाद वो एक तरह से अमेरिका के एहसानमंद थे और उनकी कोई बात टालना नहीं चाहते थे। अमेरिका भी यही चाहता था कि ईरान और इजराइल आपस में दोस्त बनकर रहें। शाह को अपनी आवाम से इतना डर था कि उन्होंने एक खुफिया पुलिस भी बनाई जिसका नाम सावक रखा गया था। इस पुलिस का काम था उन लोगों को पकड़ना और खत्म करना जो शाह के खिलाफ बोलते थे। और आपको ये बात जानकर काफी हैरत होगी कि सावक को ट्रेनिंग देने के लिए इजराइल ने मोसाद के एजेंट्स को टांस दिया था। मोसाद ने ही सावक को ट्रेनिंग दी कि लोगों पर कैसे नजर रखनी है और इंट्रोगेशन कैसे करनी है। सावक और मोसाद के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग रूटीन का एक हिस्सा था। यह दोनों एजेंसी मिलकर अरब मिलिटेंट्स ग्रुप को टारगेट करती थी। न सिर्फ इतना बल्कि ईरानियन एयरफोर्स के पायलट को इजराइल में ट्रेनिंग भी मिलती थी। इजराइल ने ईरान को एडवांस वेपन्स और टेक्नोलॉजी भेजी जो उस वक्त अरब दुनिया ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी। दोनों मुल्कों ने मिलकर मिसाइल टेक्नोलॉजी पर भी काम किया और न्यूक्लियर वेपन्स की टेक्नोलॉजी पर रिसर्च एग्रीमेंट भी किए। ईरान का वो न्यूक्लियर प्रोग्राम जिसके पीछे आज अमेरिका और इजराइल हाथ धोकर पड़े हुए हैं, असल में यह उन्हीं की मदद से शुरू कराया गया था। 1957 में अमेरिकी प्रेसिडेंट आइजनहावर ने एक कैंपेन लॉन्च की थी जिसका नाम था एटम फॉर पीस। इसका मकसद था दुनिया भर में अमेरिकी अलायंस को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देना ताकि वो सस्ती बिजली पैदा कर सके। अमेरिका ने ईरान को पहला न्यूक्लियर रिएक्टर 1967 में दिया जो तेहरान यूनिवर्सिटी में लगाया गया था। मजे की बात यह है कि उस वक्त इजराइल ने ही ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को ट्रेनिंग दी थी जिनको आज चुन चुन कर खत्म किया जा रहा है। सिर्फ साइंटिस्ट ही नहीं बल्कि उस दौर में हजारों ईरानी स्टूडेंट इजराइल में पढ़ाई करते थे और ईरान की अधिकतर यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी और आम इंसानों की लाइफ स्टाइल अमेरिकन मॉडल पर आधारित था। 1950 से 1989 तक लगभग 8 लाख अमेरिकन ईरान में रहते थे जो ईरान को मॉडर्नाइज करने से लेकर टेक्नोलॉजी और एजुकेशन जैसे वो हर एक चीज देने में लगे थे जिसकी कल्पना अरब नेशन कभी ख्वाब में भी नहीं कर सकते थे। 1970 में तेहरान और इजराइल का ट्रेड मिशन जो असल में एक एम्बेसी थी बिल्कुल एक्टिव थी। वहाँ इजरायली इंजीनियर्स, डॉक्टर, मिलिट्री एडवाइजर सब मौजूद होते थे। इजराइल ने ईरान के किसानों को जदीद इरिगेशन और टेक्नोलॉजी भी सिखाई और दोनों मुल्कों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी चलती थी। यह दौर दोनों मुल्कों की फ्रेंडशिप का गोल्डन एरा माना जाता है। इसी दौर में शाह ऑफ ईरान ने दुनिया की सबसे महंगी और सबसे बड़ी बर्थडे पार्टी रखी। 26 अक्टूबर 1971 यह शाह की 52 बर्थडे और पर्शियन एम्पायर की 2500 ईयर्स एनिवर्सरी का दिन था। इस पार्टी के लिए रेगिस्तान में एक पूरी मिनी सिटी तामीर की गई। एक खास रनवे भी बनाया गया जिस पर उस दौर में $100 मिलियन से ज्यादा खर्च हुआ था। इसमें दुनिया भर से बादशाह, मलिकाएं, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बुलाए गए थे। पेरिस के मशहूर मैक्सिमम रेस्टोरेंट से प्राइवेट जहाजों के जरिए खाना मंगवाए गए, लेकिन इस पार्टी में इजरायली प्राइम मिनिस्टर को नहीं बुलाया गया था ताकि ये दोस्ती सीक्रेट रहे। हालांकि इजरायली लीडर्स स्टेज पर नहीं थे, बावजूद इसके इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने शाह की सिक्योरिटी टीम के साथ मिलकर इस पार्टी की हिफाजत का सारा प्लान किया ताकि कोई हमला ना कर सके। पार्टी में इजरायली प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट ना मिलने के बावजूद इन दोनों की दोस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ा। अगले कुछ सालों तक यह दोस्ती ऐसे ही चलती रही, लेकिन आखिरकार वो दिन भी आ गया जब ईरान और इजराइल की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। 1979 के रेवोल्यूशन में आयतुल्ला खुमैनी ने शाह ऑफ ईरान का तख्त पलट दिया और ईरान को एक इस्लामिक रिपब्लिक मुल्क घोषित कर दिया। खुमैनी ने आने के साथ ही ये ऐलान कर दिया कि इजराइल इस्लाम का दुश्मन और शाह एक गद्दार था, जिसके कुछ हफ्तों बाद इजराइल के ट्रेड मिशन पर हमला करके वहाँ फिलिस्तीन का झंडा लगा दिया गया।
उसी दिन फिलिस्तीनी रहनुमा यासिर अरफात तेहरान पहुंचे और खुमैनी ने ऐलान किया कि अब यह इजरायली नहीं बल्कि फिलिस्तीन की एम्बेसी है। यह वही लम्हा था जब ईरान और इजरायल की दोस्ती की कहानी खत्म तो हो गई थी, लेकिन फिलहाल दफन नहीं हुई थी। इस्लामी इनकलाब के बाद कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है 1 साल बाद, जब ईरान और इराक की जंग शुरू होती है। तो इस मौके पर ईरान को हथियार की सख्त जरूरत पड़ गई और तब एक बार फिर जरूरत ने उन दोनों को दोबारा मिला दिया। इजरायल ने इस मौके पर ईरान की मदद की और खुफिया तौर पर उन्हें वेपन सप्लाई किए और यह जंग 8 साल तक चलती रही, जिसमें वेपन्स इजरायल से आते रहे। इससे इजरायल का फायदा यह था कि वो ईरान को वेपन सप्लाई करके अपने पड़ोसी अरब मुल्क ईरान को कमजोर करना चाहता था। इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद ईरान ने पुराने शाह की सारी चीजें खत्म कर दी, जैसे सावक पुलिस, ऑयल पाइपलाइंस और इजरायली ट्रेड मिशन भी। पर एक चीज जो ईरान को इजरायल और अमेरिका ने गिफ्ट किया था, वो खुमैनी ने दोबारा खोल दिया और वो था ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। 1990 में ईरान इराक जंग खत्म हुई तो इजरायल ने महसूस किया कि अब खतरा इराक नहीं बल्कि ईरान का वो न्यूक्लियर प्रोग्राम है जो अब इस्लामिक रेवोल्यूशनरी के हाथ में पड़ गया है। इसी दौर से इन दोनों के बीच एक शैडो वार शुरू हो गई, जिसको लेकर आज तक जंग हो रही है। और यही वो लम्हा था जब ईरान की दोस्ती पूरी तरह से दफन हो गई, जिसके बाद से आज तक ये दोनों मुल्क एक दूसरे के वजूद की जानी दुश्मन बन बैठे हैं। 1990 के इस्लामिक रेवोल्यूशन शुरू होने के बाद से अभी तक न जाने कितने बार इजरायल ने मोसाद के जरिए सीक्रेटली ईरान पे हमला करके इसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने की कोशिश की है। मोसाद के एजेंट दशकों से ईरान के अंदर उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को खत्म करते आ रहे हैं। DMT के इस पहले वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।